एवरीवन वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज़ प्रियंका एंड आपकी आज केमिस्ट्री की क्लास हम लेंगे जिसमें हम अभी जो लेटेस्ट एग्जाम एचपीटेट मेडिकल का हुआ है जून 2026 में उसकी केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। आपकी ही डिमांड पे ये वीडियो लाई गई है। नॉन मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और मेडिकल वाले अपने आंसर चेक कर सकते हैं इससे भी। तो डिटेल में मैं हर क्वेश्चन को बताऊंगी आपको, तो ध्यान से सुनना और वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है। आज की क्लास में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं। रही बात मेडिकल और नॉन मेडिकल केमिस्ट्री की, तो मेडिकल वालों को थोड़ा-सा लेवल टफ होता है एग्ज़ाम का। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, उनको थोड़ा-सा अलग टाइप का पेपर आता है, थोड़ा प्लस वन प्लस टू उनमें ज़्यादा होता है। तो नॉन मेडिकल वाले ये ना सोचें कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको थोड़ा ज़्यादा 10th लेवल तक का जो सिलेबस होता है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्लस वन प्लस टू के थोड़े कम। तो आपको तो डिटेल में हमने करवाया है सब कुछ, बहुत सारी प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं। तो देखो कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कितने नहीं, और जो नए क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से करना है, ठीक है? लर्न कर लेना, अभी भी टाइम है आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। रेडी हैं सब? चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन मेथड? ऑप्शन ए है टेफ्लॉन, बी है रबर, सी है स्टायरीन, डी है नायलॉन 66। तो यहाँ पे कंडेंसेशन मेथड से कौन सा पॉलीमर बनता है? देखो, कोई चीज कंडेंस होगी तब जाके वो पॉलीमर बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नाइलॉन 66। पॉलीमर चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। बैच वाले एस्पिरेंट की बात करूं, और यूट्यूब पे भी हमने पॉलीमर वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा किए हुए हैं। तो नाइलॉन 66 के पॉलीमर कौन कौन होते हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस किस से मिलकर बनता है नाइलॉन 66, बताइए। तब तक मैं आपको बताती हूँ, ये जो टेफ्लॉन, रबर, स्टाइरीन है, ये आपके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये तीनों कौन से रिएक्शन से बनते हैं। तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नाइलॉन 66 की बात करें तो इसके जो मोनोमर होते हैं वो कौन कौन है? इसके मोनोमर होते हैं आपके एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड प्लस प्लस हेक्सा मिथाइलिन डायअमीन, हेक्सा मिथाइलिन डायअमीन। तो ये जरूर याद रखना आप, इसके मोनोमर यूनिट कौन से हैं, और ये इनके बीच में जो रिएक्शन होता है दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 122nd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड? कितनी ही बार मैंने क्लास में भी आपको बताया हुआ है, न्यूट्रल, बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड याद रखनी है आपने। एसिडिक ऑक्साइड्स कौन होती हैं बताइए? नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं आपकी एसिडिक इन नेचर। बेसिक ऑक्साइड कौन होती हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब न्यूट्रल ऑक्साइड कौन होती हैं? जो ना एसिडिक है ना बेसिक है। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है SnO2, सी है ZnO, डी है SiO2। इसमें से न्यूट्रल है आपकी ऑप्शन ए, बताया हुआ है मैंने आपको, अगेन पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ और कौन कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं? N2O, दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल ऑक्साइड। N2O के अलावा NO, ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके न्यूट्रल ऑक्साइड के। SnO2, ZnO2, SiO2। यहाँ पे देखो SiO2 की अगर मैं बात करूं, ये एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। ZnO और SnO2 की मैं बात करूं, ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक और होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, Al2O3, ये भी आपका एम्फोटेरिक है नेचर में। अब पहचानना कैसे है, पहले ही बता दिया मैंने। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल से मिलकर बने हैं, देन वो होंगे आपके बेसिक इन नेचर। अगर नॉन मेटल से मिलकर ऑक्साइड बनी हुई है, देन वो होंगी आपकी एसिडिक इन नेचर। और न्यूट्रल डायरेक्ट याद रख लो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड N2O और NO, इनको डायरेक्ट याद रखो भाई। सीधा क्वेश्चन आता है, पहले भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन लेजैग्ने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड द पर्शियन ब्लू कलर इज ड्यू टू। ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये क्वेश्चन आया हुआ है। हायर क्लासेस हम कह सकते हैं, प्लस वन प्लस टू की क्लास से क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे तो नॉन मेडिकल को इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा रेयर आता है, लेकिन आप इसका डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, Fe4 ब्रैकेट FeCN6 थ्राइस। 123rd का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डायरेक्ट इसको याद रख लो, ठीक है। फेरी फेरोसाइनाइड इसको बोलते हैं, नाम भी याद रख लो, फेरी फेरोसाइनाइड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया है क्वेश्चन। जो मेडिकल का एग्जाम होता है उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है, +2 का चैप्टर है आई थिंक, वहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन नॉन मेडिकल को अभी तक जब मैंने पीवाईक्यू एनालाइज किए हैं, जितने भी हमने पढ़े भी हैं, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन हार्डली आया हुआ है टोटल पीवाईक्यू में। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है कि ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं आएगा जहां तक मुझे लगता है। बाकी तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, है ना। इस पेपर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, क्या होना चाहिए इसका केमिकल फॉर्मूला? 4 ऑप्शंस आपके पास है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, Na2FeCN5NO। डायरेक्ट याद रख लो इसको भी, ठीक है। 124th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड 123rd का भी ऑप्शन बी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग विद। बेकेलाइट कहाँ पढ़ा है आपने? पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा है, करो याद। बेकेलाइट कहाँ पढ़ा है? पॉलीमर चैप्टर में। थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पढ़े थे ना अपने, टाइप ऑफ प्लास्टिक। तो बेकेलाइट कौन सा टाइप है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, व्हाट काइंड ऑफ प्लास्टिक इज बेकेलाइट। घरों में ये जो स्विचेस आपके बने हुए हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, वो किस चीज के बने होते हैं? वो बेकेलाइट के ही बने होते हैं। तो जल्दी से बताओ किससे मिलकर बने होते हैं, नहीं सॉरी, कौन सा टाइप ऑफ प्लास्टिक है ये। और यहाँ पे बोला गया है कि किससे मिलकर बना है। देखो बेकेलाइट बनता है फिनोल प्लस किससे, बताओ। बैच वाले एस्पिरेंट भी देख रहे होंगे तो वो तो बता सकते हैं, उनको तो डिटेल में करवाया गया है ये सब कुछ। किस किस से मिलकर बनता है बेकेलाइट? एक तो बोला गया है फिनोल और दूसरा HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ये इन दोनों से मिलकर बनता है बेकेलाइट। डायरेक्ट याद रखो। और बेकेलाइट कौन से टाइप ऑफ प्लास्टिक है भाई, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये। कौन सा प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये। इसको भी डायरेक्ट याद रखो आप। देन आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज लूकास रिएजेंट। बिल्कुल डिटेल में बताएं, मैंने सारे रिएजेंट करवाए थे आपको, अगर याद होगा। टॉलिन रिएजेंट, लूकास रिएजेंट, और आपको और भी बहुत सारे रिएजेंट मैंने करवाए हुए हैं। फॉर्मूला लिखवाया हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अब याद होगा तब आंसर कर पाओगे। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन A B C D, कौन सा है लूकास रिएजेंट इसमें? ऑप्शन बी, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। लूकास रिएजेंट की मैं बात करूं, ये यूज किस लिए होता है? किस लिए यूज होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। क्या बोला मैंने? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल की डिफरेंशिएशन करने के लिए कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी है। क्योंकि ये तीनों टाइप ऑफ एल्कोहल जब लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे तीनों। ठीक है, उस बेसिस पे इन पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होता है लूकास रिएजेंट? कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl। ठीक है, देखो पढ़े हुए क्वेश्चन आए हैं, बहुत अलग नहीं है। कुछ एस्पायरेंट हमें बोल रहे थे नॉन मेडिकल के कि +1 +2 का ही मैक्सिमम सिलेबस आ गया हुआ है भाई मेडिकल एग्जाम में। आपको भी तो +1 +2 करवाया है हमने डिटेल में। वो टॉपिक +1 +2 के जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी लूकास रिएजेंट +1 +2 का टॉपिक है और आपको करवाया गया है। बेकेलाइट पॉलीमर चैप्टर करवाया है आपको। इससे पीछे आ जाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको मैं थोड़ा सा बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने इस चैप्टर को ज्यादा फोकस से नहीं करवाया था। लेकिन हाँ, यहाँ जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने करवाया था, इसकी हमने IUPAC नेमिंग हमने पढ़ी हुई है इसमें, और आज भी 1-2 क्वेश्चन और है इसमें जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा इस चैप्टर का। बाकी बहुत अलग पेपर नहीं आया, देखो सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। तो ऐसे पेपर देख के घबरा नहीं जाना है आपने अपने एग्जाम में भी, ठीक है। बस यही सोचना है कि आपको सब आता है, तब जाके पेपर अच्छा होता है अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, ऑफ्लोक्सेसिन एंड बायथाइनोल। सबसे पहले तो ये समझ लो, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक वो होती हैं जो स्टॉप करती हैं या इनहिबिट करती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को, किल नहीं करती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक। और इनमें से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इरिथ्रोमाइसिन। बाकी ये पेनिसिलिन, ऑफ्लोक्सेसिन एंड बायोथाइनल, ये तीनों के तीनों बैक्टीरियोसीडल हैं, बैक्टीरियोसीडल हैं एंटीबायोटिक। अब इसका क्या मतलब हुआ बैक्टीरियोसीडल? बैक्टीरियोसीडल का मतलब है कि ये डायरेक्ट किल कर देती हैं, सीधा मार देंगी। ठीक है, सीधा मार देंगी। बायोथाइनल नहीं, ये सिर्फ ऑफ्लोक्सेसिन एंड पेनिसिलिन, ये दोनों बैक्टीरियोसीडल एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियोस्टैटिक वो जो किल कर स्टॉप करेगी और इनहिबिट करेगी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, रिस्ट्रेन कर देती है, मतलब एक तरह से हम कहें अगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। बताओ, ये क्वेश्चन नहीं करवाया था क्या क्लास में? करवाया था ये भी। कौन सा होगा? लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। कौन सी होगी? फ्रक्टोज। क्या बोला जाता है और इसको? फ्रूट शुगर। देखो ये भी आता है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक हाइड्रोक्साइड। अब तो पता लग जाएगा भाई। आपको पता है मेटल जब ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट करेगा किस तरह का हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखो ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? वो होते हैं आपके बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? वो होते हैं एसिडिक। सिमिलर केस रहेगा फिर हाइड्रोक्साइड के केस में भी। तो पहचानो इनमें से एसिडिक हाइड्रोक्साइड कौन सी होगी? AlOH थ्राइस, BOH थ्राइस, MgOH ट्वाइस, BeOH ट्वाइस। एसिडिक कौन होगा इसमें? देखो ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल हाइड्रोक्साइड जैसे ऑक्साइड हमने पढ़े हैं। MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम एक मेटल होता है। मेटल हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? बेसिक होगा। एक ही ऑप्शन बचता है बेरिलियम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इसमें एसिडिक नेचर का होगा। 129 का करेक्ट आंसर इज, अच्छा एसिडिक बोला है। बेरिलियम ये भी तो मेटल है ना, ये भी नहीं होगा। BOH थ्राइस, बोरोन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बोरिक एसिड भी इसको बोलते हैं। आपको डायरेक्ट बोरिक एसिड करके भी आ सकता है क्वेश्चन। नाम ही बोरिक एसिड है तो एसिडिक ही होगा नेचर में, है ना। ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। थोड़ा सा गलत मैंने आंसर बता दिया था पहले। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये नहीं होगा आंसर। बोरोन हाइड्रोक्साइड, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड इसको बोलते हैं। ये एक वीक लुइस एसिड है। वीक लुइस एसिड है, ये भी याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन समर। ग्रुप 13 कौन सी फैमिली है? ग्रुप 13 कौन सी फैमिली है? बोरोन फैमिली। ठीक है, बोरोन फैमिली। पीरियोडिक टेबल पढ़ा है आपने। और ये देखो नीचे सारे बोरोन फैमिली के मेंबर, एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम। अब एक मेटल आपने पढ़ा है कि लिक्विड होता है। कौन सा मेटल है? ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा? जल्दी से कमेंट कर दो। मरकरी। बिल्कुल ठीक, मरकरी है ना। मरकरी के अलावा एक और मेटल मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये भी लिक्विड होता है। आ रहा है याद? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गैलियम। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। देखो ये भी कितना इजी था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इनिशिएट द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है NO2, ऑप्शन बी है NO पॉजिटिव, ऑप्शन सी है NO2 पॉजिटिव एंड ऑप्शन डी है NO2 नेगेटिव। एंड द करेक्ट आंसर इज NO2 पॉजिटिव। ठीक है, अगर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की मैं बात करूं, आप ये इसमें याद रखना कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। और कौन सी स्पीशीज इनिशिएट करती है? वो है NO2 पॉजिटिव। याद रखना है, नाइट्रोनियम आयन इसको बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। डायरेक्ट याद रखो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट गिव बोथ आइडोफोम एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बताओ, ये टेस्ट मैंने करवाए हैं क्लास में कि नहीं? करवाए हैं ना। जब हमने प्लस वन प्लस टू का सिलेबस किया था कवर, प्लस वन प्लस टू की क्लासेस लगी थी, और उससे पहले भी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्वांटम नंबर मैंने करवाए हैं आपको। उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था ये आइडोफोम और फेलिंग टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो देखो सबसे पहले तो मैं आइडोफोम की बात करती हूँ, आइडोफॉर्म टेस्ट। फिर हम फेलिंग सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। आपको बोला है इनमें से कौन सा दोनों देगा। तो आइडोफोम में आपने याद रखना है, आइडोफोम जिनके पास कीटोन ग्रुप हो या फिर एल्डिहाइड सॉरी एल्कोहल लिंकेज हो। आइडोफोम की अगर बात की जाए, कीटोन और एल्कोहल लिंकेज, हाँ ये दोनों लिंकेज जहां पे प्रेजेंट होगी वो आइडोफोम देगा। और फेलिंग की बात करें तो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब आइडोफोम या तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए उसमें या एल्कोहल ग्रुप, दोनों में से कोई भी होगा आइडोफोम टेस्ट दे देगा। फेलिंग टेस्ट के लिए एलिफेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। तो अब पहचानो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। ये तो देखो खाली एल्कोहल ही है, मतलब फेलिंग वाला तो ये नहीं दे पाएगा, ये फेलिंग टेस्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि एल्डिहाइड चाहिए हमें। ये एक CHO है, CH3CHO, और ये सिर्फ कीटोन ग्रुप है, मतलब ये भी फेलिंग टेस्ट नहीं दे पाएगा। ये तो दोनों ही नहीं दे पाएगा। दिस वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें। ओनली ऑप्शन लेफ्ट है CH3CHO। अब ये है आपका क्या, क्या है CH3CHO। CH3CHO की अगर मैं बात करूं, एसिटल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, करेक्ट आंसर ये है।
इसमें आप देखोगे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और कहीं न कहीं इसमें कीटोन ग्रुप भी होता है। देखो इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से भी लिखा जाता है इसको। तो इसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई CH3 CHO इसमें दोनों टेस्ट दे पाएगा, आइडोफोम भी और फेहलिंग सॉल्यूशन भी। आप ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना कि आइडोफोम टेस्ट कौन देता है, जिनके पास कीटोन या फिर अल्कोहल ग्रुप होगा, और फेहलिंग टेस्ट कौन देगा, जिनके पास एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा, जो एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा मेनली। क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? CH3CHO की बात करें तो इसमें मिथाइल कीटोन लिंकेज होती है, दैट्स व्हाई ये आपका आइडोफोम टेस्ट भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन सा देगा इसमें से? ये भी आई थिंक मैंने आपको बताया था, टॉलिन रिएजेंट में मैंने आपको बताया होगा ये चीज। 133rd, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? CH3CH2OH, CH3CHO, CH3CO, CH3, नन ऑफ अबव। तो एल्डिहाइड इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी ना, एल्डिहाइड CH3CHO यही है जो इजीली रिड्यूस कर देते हैं टॉलिन रिएजेंट को। टॉलिन रिएजेंट की बात करें तो ये होता क्या है टॉलिन रिएजेंट? ये इजीली रिड्यूस कर देता है टॉलिन रिएजेंट को। क्या था टॉलिन रिएजेंट? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बताया है, ये भी मैंने, इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था, किस किस का मिक्सचर होता है। तो इसको रिड्यूस कर देता है और बाद में जो अपीयरेंस होती है वो सिल्वर की तरह अपीयर होता है, दैट्स व्हाई सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोला जाता है। कौन परफॉर्म करेगा? CH3CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। मैराथन क्लास में करवाया हुआ है मैंने, ये क्वेश्चन सेम आ गया हुआ है डिटो। जाइमेज, माल्टोज, पेप्सिन, इन्वर्टेज, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए जाइमेज। डायरेक्टली कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथेनॉल में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन आपको PYQ में? इससे पहले कितनी बार आप पढ़ चुके हो? लग रहा है कुछ अलग पेपर? बिल्कुल नहीं, 2-3 क्वेश्चन होते हैं हार्डली अलग, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन हटके आएंगे ही आएंगे, तो उसके लिए रेडी रहो, अपने ब्रेन को अभी से रेडी रखो कि हाँ 2-3 क्वेश्चन अलग आ सकते हैं, लेकिन बाकी मैं सारे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कौन नहीं देगा टिंडल इफेक्ट? डज नॉट शो, हमें पता है ट्रू सॉल्यूशन नहीं शो करते हैं। अब आपको पता लगाना है इनमें से ट्रू सॉल्यूशन कौन है, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, सोप सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। कौन है ट्रू सॉल्यूशन? शुगर सॉल्यूशन। बाकी के सारे ये तीनों कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्या है ये? कोलाइडल सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन इज अ ट्रू सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया भाई न्यूमेरिकल। आज तक इस चैप्टर से एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाला जो चैप्टर है, यहाँ से कभी न्यूमेरिकल नहीं आया है नॉन मेडिकल को, लेकिन फिर भी आप देख लो करना कैसे है ये। क्वेश्चन पढ़ लो सबसे पहले तो आराम से, क्या बोला गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, कार्बन, हाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर रिस्पेक्टिवली अलग अलग दे दी गई है। CH4 की है -890.3 किलो जूल मोल इनवर्स, कार्बन की है -393.5 किलो जूल मोल इनवर्स, और हाइड्रोजन की है -285.8 किलो जूल मोल इनवर्स। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन पूछी गई है। आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दी गई है, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो सेपरेटली रिएक्शन लिखो, मीथेन, कार्बन, हाइड्रोजन तीनों का रिएक्शन लिखना है हमने। तो पहले तो कंबाइन लिखवा देती हूँ कैसे मीथेन बनती है। कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन गिव्स यू मीथेन, ये है फॉर्मेशन रिएक्शन। और इसमें पूछा गया है आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल HF इसको बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन है आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस विल बी, ये आपसे पूछा गया है डेल HF, ठीक है, इतना क्लियर। अब कैसे करोगे? सबसे पहले तो सेपरेटली रिएक्शन लिखना शुरू कर दो। सबसे नंबर 1, मीथेन प्लस 2O2, कंबशन रिएक्शन लिख रहे हैं हम, ठीक है। क्या बनेगा? CO2 प्लस 2H2O। दूसरा, कार्बन की कंबशन, CO2। तीसरा, हाइड्रोजन हाफ O2 की प्रेजेंस में ये बनाएगा H2O। ये हमने कंबशन लिख दी। अब इनका आपको गिवन क्या है? एंथैल्पी। तो अगर डेल H1 का केस ले लें हम, मीथेन का केस ले लो, इसकी दी है -890.3, यूनिट नहीं लिखती हूँ ना, थोड़ा स्पेस कम है। डेल H2 कितना हो जाएगा? -393.5 किलो जूल मोल इनवर्स। डेल H3 1 2 3 करके लेट अस सपोज कर लिया हमने कि इनको डेल H1 2 3 ले लिया।
और हाइड्रोजन की कितनी दी है, -285.8 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये है आपका पूरा क्वेश्चन गिवन जो आपको है और पूछा क्या गया है। अब आपने यहाँ पे लगाना है हैसिस लॉ। हैसिस लॉ यहाँ पे लगाना है आपने। अब हैसिस लॉ की डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बताती हूँ जो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। डेल एच एफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल एच टू प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल एच थ्री माइनस डेल एच वन। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो। डेल एच टू कितना है आपके पास, कितना है डेल एच टू, -393.5, ठीक है, प्लस 2 इंटू डेल एच थ्री कितना है, -285.8, माइनस डेल एच वन कितना है, -890.3। बस करो इसको सॉल्व। फाइनल आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। करो सॉल्व इसको आराम से बैठ के। दैट्स इट, इतना ही था, ये बहुत लेंथी नहीं था, सब कुछ गिवन था, बस एक हैसिस लॉ का फॉर्मूला लगना था और आपका आंसर निकल जाना था। करो जल्दी से, बताओ क्या आंसर होगा 136 का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, -74.8 किलो जूल मोल इनवर्स। पूरा मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे आपको पता है प्लस माइनस ही है, वो आप इजीली कर लोगे। तो डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन रेडली सब्लाइम, जो एकदम से सब्लाइम हो सकता है, सब्लिमेशन टॉपिक। कितनी बार कहा था क्लास में कि इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आता है और काफी बार रिपीट होता है। सबसे इजीली कौन सब्लाइम हो जाएगा, NaCl, NH4Cl, KCl, CaCl2। अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ड्राई आइस सब्लिमेट होती है, कैम्फर सब्लिमेट होता है, और कोई एग्जांपल याद आ रहा है? ड्राई आइस, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे क्या है, सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। व्हाट इज सब्लिमेशन? डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाना। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe3 पॉजिटिव। इतना इजी क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबको पता है, एटॉमिक नंबर भी गिवन है। एटॉमिक नंबर दिया गया है 26, तो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिखो साथ के साथ। पहले आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितना हो जाएगा? 3d6। ये आई थिंक ये है करेक्ट, है ना? 26 होता है, करो काउंट, ये 10 हो गए, ये 10 हो गए और ये 6 हो गए 26। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी थी, सिंपल आर्गन का करके भी आप लिख सकते हो, सिंपल शॉर्ट में लिखनी है। अब हमें बोला है Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, भाई निकाल दो 3 इलेक्ट्रॉन, निकालो 3 इलेक्ट्रॉन। देखो 4s2 से पहले निकलेगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से निकल जाएगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गया, क्या बची? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बची? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, ये आ गई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? d ऑर्बिटल याद करो, 1 2 3 4 5, और d में है यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, कितने हैं अनपेयर्ड? पांचों के पांचों अनपेयर्ड है क्योंकि इनके पास इनका पेयर गायब है। तो अब क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन सी, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है Fe3 पॉजिटिव के पास। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे ना? क्या करना है सबसे पहले? सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, लिख दो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद देखो कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए हैं। Fe3 पॉजिटिव है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं इसके पास, निकाल दो 3 इलेक्ट्रॉन। फिर देखो कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे आउटर मोस्ट शेल में, कितने अनपेयर्ड है, उस बेसिस पे आप आंसर कर सकते थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, डायरेक्ट क्वेश्चन, लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट पीट, कौन होता है प्योरेस्ट फॉर्म? एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। अब ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वैसे ये भी मैंने क्लास में करवाया, मुझे याद है, मैंने ये करवाया हुआ है। मैंने आपको पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बताया था कि क्या किनको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की मैं बात करूं, पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो उतने ज्यादा पैरामैग्नेटिक होंगे।
तो हमें अब ये पता करना है इनमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है। देखो एक चीज देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सारे और सबके पास H2O 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 है जो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो इसका तो चार्ज हो गया न्यूट्रल 0। अब हमें सेंट्रल मेटल जो है उनका चार्ज पता करना है, तो डायरेक्ट जो बाहर चार्ज होता है फिर ये आ जाता है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो लिगेंड अटैच्ड है साथ में ये 0 है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो डायरेक्ट क्रोमियम के ऊपर डायरेक्ट चार्ज 3 पॉजिटिव आ जाएगा, आयरन के ऊपर डायरेक्ट चार्ज 2 पॉजिटिव आ जाएगा, इस वाले आयरन के पास 3 पॉजिटिव आ जाएगा और जिंक के पास आ जाएगा 2 पॉजिटिव। इसके बाद अब आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, एटॉमिक नंबर। क्रोमियम की बात करें 24, आयरन हमने अभी देखा 26 और जिंक की बात करें ये होता है 30। अब आपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी है, अगेन जैसा हमने पीछे किया, और मुझे बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे। देखो क्रोमियम की बात करो 24 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, तो इसमें आपने क्या करना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है। क्रोमियम की अगर बात करें ये होता है आर्गन 3d5 4s1, ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आयरन की हमने अभी की थी आर्गन, ये हो जाएगा 3d6 4s2, 3d6 4s2, ठीक है, क्या हो जाएगा 3d6 4s2। अगेन इस वाले की भी आर्गन 3d6 4s2, जिंक इसका 30 एटॉमिक नंबर और ये हो जाता है आर्गन 3d10 4s2। ये होगी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन हमें दिया गया है आयनिक फॉर्म में। अब क्रोमियम है 3 पॉजिटिव, ठीक है, क्रोमियम क्या है 3 पॉजिटिव है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो भाई, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा D4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन में देखो 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो यहाँ से, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। मतलब मैं सिंपल बता रही हूँ आउटर मोस्ट कितना कितना बचेगा सबके पास, यहाँ पे 3 पॉजिटिव, यहाँ पे D4 हो जाएगा और Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा, D10 फुल्ली फिल्ड, फुल्ली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम अनपेयर्ड किसके पास होंगे, D4, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। D6 इसके पास, D6 का मतलब है इस तरीके से देखो जिनको पता नहीं चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी भाई 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नहीं, और 3 यहाँ पे तो देखो 3d5 4s1 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तो यहाँ पे क्या बचा, D3 बचा, तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। D4 है, इसके पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव, अच्छा यहाँ 5 होना था भाई, बताया करो आप थोड़ा, ठीक है, जहाँ पे गड़बड़ हो रही है। दिखती बात है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे ना, 2 ये गए, एक यहाँ से चला जाएगा, 3d5, और इसके पास 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, Fe3 पॉजिटिव, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्वेश्चन समझ आया, क्या किया आपने यहाँ पे, यहाँ पे सेंट्रल एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखे आपने कितने हैं, चार्ज पता कर लिया, बस फिर उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव या गेन कर ले, फिर देखो कितने पेयर्ड हैं कितने अनपेयर्ड हैं, उस बेसिस पे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आप बता सकते हो। अगर एग्जाम में डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आता तो जितने ज्यादा पेयरिंग होती है उतना ज्यादा डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। जैसे यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा डायमैग्नेटिक पूछते तो आप जिंक आंसर करते, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता, क्योंकि उसके पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। फाइंड द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल, ZnS, Zn2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Pb गिवन, गिवन आपके पास वैल्यू दी गई है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, आपको ईएमएफ निकालना है, तो इसके लिए तो भाई अब ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन देखने में लेंथी लगते हैं ना, होते बहुत इजी हैं, लेकिन हाँ +1 +2 का कॉन्सेप्ट है, नॉन मेडिकल को वैसे आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, बट फिर भी आप देख लो। आपने फॉर्मूला लगाना है ई सेल इज इक्वल टू, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस, यहाँ पे हो रही है रिडक्शन, और ई नॉट एनोड, यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। ये 3 फॉर्मूला होते हैं इस तरह के, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी फिर हो जाएगा, और बड़ा रेयर है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आए, बस इसको समझ लो, अगर ऐसा कोई आता है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो सेल है, यहाँ पे जो लेड है वो एज अ कैथोड यूज किया जा रहा है, कैथोड साइड पे लेड है,
और जिंक आपका अनोड साइड पे है। बस वैल्यू पुट कर दो। लेड और जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है ना, ई नॉट गिवन है आपको, तो बस वैल्यू पुट करनी है आपने। तो रिडक्शन कहाँ हो रही है? कैथोड की साइड। कैथोड पे है लेड, लेड की वैल्यू है -0.126 माइनस। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे है जिंक, जिंक की वैल्यू है -0.76। बस यही सॉल्व करना है आपने। -0.126 प्लस 0.76 क्या आंसर आ जाएगा भाई बताओ? प्लस करना है, सिंपल। प्लस की वैल्यू और प्लस में आएगा ना आंसर, बताओ। 0.63 वोल्ट। विच ऑप्शन? 0.63 वोल्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 141 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको तो भाई कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पे भी गलत आंसर दिया है तो कर ही लेते हैं, है ना। 0.76 माइनस 0.126, यहाँ पे बचा 5, 5 से 2 3, यहाँ पे 6, यही है भाई 0.634 है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपका भी यही आया होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तो भाई ये रिएक्शन मैंने आपको क्लास में करवाया है, केमिकल रिएक्शन चैप्टर जब हमने किया था। केमिकल रिएक्शन नहीं, सॉरी, नेमिंग रिएक्शन। देखो ये क्या है? ये है फिनोल। NaOH और CO2 की प्रेजेंस में X कंपाउंड बना रहा है और AX आपको पता करना है। कोल्ब्स रिएक्शन याद है? कोल्ब रिएक्शन है ये। कौन सा रिएक्शन है ये? कोल्ब रिएक्शन है ये। क्या बनेगा? क्या बनेगा यहाँ पे? ये रहा बेंजीन, ठीक है, ये रहा बेंजीन। और इसमें बनेगा आपका फिनोल, यहाँ रह जाएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा COH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये करवाया हुआ है मैंने क्लास में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट। सिंपल याद रखो, जिसके पास सिर्फ एक ही H पॉजिटिव है वो कभी भी एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता है, कभी भी नहीं बनाएगा। मतलब पॉलीप्रोटिक एसिड ही बना सकते हैं। पॉलीप्रोटिक का मतलब जिसके पास एक से ज्यादा प्रोटोन है, H पॉजिटिव ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो मोनोप्रोटिक कौन होगा? वो नहीं बनाएगा, सिंपल। यहाँ पे देखो 3 H है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 2। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये एसिडिक सॉल्ट नहीं बना सकता है, मोनोप्रोटिक है। क्योंकि कैसा है? मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक का मतलब है कि इसके पास एक ही H पॉजिटिव है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। किसके पास होगी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके मॉलिक्यूल के पास होती है? गैस वाले के पास। तो बताओ आंसर क्या होगा? ये मैंने करवाया, चैप्टर 1 याद करो, वहां बताया हुआ है मैंने, और ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, पीवाईक्यू में भी पढ़ा होगा आपने। तो किसके पास है सबसे ज्यादा? पार्टिकल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पार्टिकल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, पार्टिकल ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, या पार्टिकल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ स्टेट से ही आंसर हो जाएगा, स्टीम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास। अरे भाई ये आ गया है मोल कॉन्सेप्ट से, और वहां से जरूर क्वेश्चन आता है, आपको भी आ सकता है। नंबर ऑफ मोल N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला रट लो भाई, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा साइड में लिखते हैं इसको। N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। आ रहा है फॉर्मूला याद? आना चाहिए। आपको पूछा गया है मैक्सिमम मास, मतलब आपसे पूछा गया है ये वाली चीज, स्मॉल m पूछा गया है आपसे। क्या हो जाएगा स्मॉल m? स्मॉल m इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल M। चलिए करते चलिए वैल्यू पुट। फर्स्ट केस 1 मोल, m इज इक्वल टू n दिया गया है आपको 1, और NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकालो सारे। मोलर मास निकालो जल्दी से। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 3 हो गया, 3 हाइड्रोजन है ना। 14 प्लस 3 कितना हो गया? 15, 16, 17। कर दो मल्टीप्लाई 17 के साथ, तो मास आ गया 17। 0.5 मोल ऑफ C2H6, m इज इक्वल टू 0.5 मोल, n की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय C2H6 का मोलर मास निकालो। C2 मतलब एक कार्बन का होता है 12, एटॉमिक वेट की बात, एटॉमिक मास की बात हो रही है यहाँ पे। एक कार्बन का 12, दो कार्बन का 24, 24 प्लस 6 हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? करो मल्टीप्लाई।
बताओ मुझे आंसर क्या होगा। नेक्स्ट में 0.1 मोल मल्टीप्लाइड बाय CO2 का मोलर मास कितना होता है? 12 प्लस 16 टू ज़ा 32, 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32 और लास्ट में H2O M इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का 2 प्लस 16। अब बताइए ऑप्शन बी का अब क्या आंसर आया आपका? कितना निकला मास? 15 ग्राम। ऑप्शन सी ये है आपका 4.4 ग्राम और ऑप्शन डी ये है आपका 9 ग्राम। मैक्सिमम मास किसके पास है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 17 ग्राम्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, मैंने काफी बार इस तरह का क्वेश्चन आपको क्लास में भी करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज इज यूज्ड एज पीजीओ पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस एज इट कंटेन। क्या होता है क्वार्ट्ज में भाई? लेड, सिलिकॉन, टेल्यूरियम या टिन? क्या होता है? बताओ बताओ। सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड वाटर? वाटर। अब वाटर की रिएक्टिविटी अगर हम देखें, आपको वो पता होनी चाहिए। अल्कली मेटल ग्रुप 1 इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर, रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, ग्रुप में इंक्रीज करती है। तो लिथियम सबसे ऊपर, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम। रुबीडियम की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है रिएक्टिविटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। ट्रेंड जितने भी मैंने करवाए हैं पीरियोडिक टेबल के, रट लो उनको। आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस भी करवाए। वो सारे ट्रेंड याद कर लेने। मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एसिडिक, बेसिक कैरेक्टर, सारा पढ़ लो, क्वेश्चन आता है वहां से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म अ चिलेट। ये भी अगेन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस पेपर में 3-4 क्वेश्चन आ गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, पर आपको घबराना नहीं है। मेडिकल वालों का तो चलो एग्जाम हो गया है, अगर कुछ बच्चे देख भी रहे हैं अभी वीडियो समझने के लिए तो अच्छी बात है। नॉन मेडिकल को स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूंगी कि आपको इतना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो घबराना नहीं है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है 148 का, वो है ऑप्शन बी C2O4 2 नेगेटिव। इसको बोलते हैं ऑक्सैलेट आयन। और चिलेट जो है, चिलेट जो बनाते हैं वो आपके बायडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड ही बनाते हैं। और ऑक्सैलेट आयन की मैं बात करूं तो ये आपका बायडेंटेट लिगेंड है। ये याद रखो, चिलेट सिर्फ बायडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड ही बनाता है। ठीक है, और ऑक्सैलेट आयन आपका एक बायडेंटेट है, दैट्स वाई ये एक चिलेट बना सकता है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3। भाई कितनी बार बताया है आपको, ये क्वेश्चन भी है ना, आता होगा आपको। बनाओ कॉन्जुगेट एसिड। एसिड कैसे बनता है? NH3 में क्या कर देना है आपने? क्या कर देना है? एक H पॉजिटिव ऐड कर देना है भाई, कर दो। NH4 पॉजिटिव। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है? बाय एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 2 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर तो भाई इतनी बार मैंने करवाया है ना आपको, अब तक तो आपके टिप्स पे हो जाना चाहिए। जल्दी से बता दो क्या आंसर होना चाहिए। क्रोमियम का बोला गया है तो क्रोमियम का मान लो X 2 है, क्रोमियम तो 2 लिख दिया, प्लस 7 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और ओवरऑल चार्ज 2 नेगेटिव है तो उसके साथ इक्वेट कर दो। 2x -14 equals to -2, 2x equals to -2 plus 14 which is equal to 12, 2 6, x equals to +6 आंसर आ जाएगा। सबका यही आंसर है क्या? ऑप्शन सी सही है सबका, यही आंसर निकला क्योंकि यहाँ पे कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये सिंपल स्ट्रक्चर था इसका, इसमें आपको जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ही लिखनी थी ऑक्सीजन की, दैट्स वाई +6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन 30 के 30। क्या टफ था इसमें? 3-4 क्वेश्चन के अलावा सारा पेपर पढ़ा था आपने, है ना? तो घबराना नहीं है। याद रखो कभी भी एग्जाम देने से पहले घबराना नहीं है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल चिल होके जाना है, अच्छे से पेपर करना है, आपको सब आता है ये सोच के जाना है, ठीक है? कभी भी पेपर गंदा नहीं होता है जब आप ऐसा सोचते हो। देखो ये सारे क्वेश्चन हमने किए, मैक्सिमम आपके पढ़े हुए आए थे इसमें। 3-4 क्वेश्चन है जो नहीं थे पढ़े हुए, कोई बात नहीं, वो आपने अभी पढ़ लिए हैं। तो ये था आज का पेपर जो हमने डिस्कस किया। एचपी टेट मेडिकल 13 जून को जब ये पेपर हुआ था, केमिस्ट्री सेक्शन हमने डिस्कस किया है, ठीक है? आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। और आज की क्लास में चलिए अब इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।